वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स की क्लास में आज चैप्टर 6 सेमीकंडक्टर फिजिक्स अर्धचालक भौतिकी, इसके आज न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। इस चैप्टर में ट्रांजिस्टर के न्यूमेरिकल्स सिलेबस में हैं, तो ट्रांजिस्टर के न्यूमेरिकल्स आज कराए जाएंगे। पहले ट्रांजिस्टर के न्यूमेरिकल्स जो है वो हिंदी में कराए जाएंगे, फिर हम इंग्लिश में भी इन न्यूमेरिकल्स को कराएंगे। तो पहले हिंदी में कराते हैं, फिर इंग्लिश में कराएंगे। हिंदी में न्यूमेरिकल्स देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल है ट्रांजिस्टर का अल्फा गेन, यानी ट्रांजिस्टर का अल्फा गेन 0.95 है, इसका बीटा गेन ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में है। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट गेन होता है वो अल्फा होता है और अल्फा लेस देन 1 होता है। तो अल्फा दिया गया है 0.95, इसका बीटा गेन ज्ञात करना है। बीटा और अल्फा में जो रिलेशन है उस रिलेशन की मदद से हम सीधे इसको ज्ञात कर लेंगे। बीटा इक्वल टू अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में हम अल्फा की वैल्यू 0.95 रखेंगे। तो अल्फा की वैल्यू रखने पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। 0.95 अपान 1 माइनस 0.95, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 19 आ गया आंसर। तो इस तरह से अगर हमें अल्फा की वैल्यू मालूम है, यानी करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, तो हम करंट गेन इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। रिलेशन है बीटा इक्वल टू अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा, और हमें अल्फा की वैल्यू रखने पर बीटा का मान ज्ञात हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। दर्शाए गए परिपथ में बीटा यानी करंट गेन इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज 100 एंड VCE। VC इज 5 वोल्ट, यानी कलेक्टर और एमीटर के टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेज है हमारा VCE कहलाता है, ये 5 वोल्ट है। तो आधार प्रतिरोध में धारा IB की गणना कीजिए। तो आधार प्रतिरोध ये हो गया रेजिस्टेंस RB, इसमें जो करंट बहेगी वो IB होगी। IB का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी KVL अप्लाई करेंगे इस आउटपुट सर्किट में। तो यहाँ पर जो हमारा बैटरी है, बैटरी का VCC को हम लेफ्ट में लिख देंगे, और राइट साइड में हम देखेंगे ये VCC वोल्टेज कहाँ कहाँ ड्रॉप हुआ। पहला वोल्टेज ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हुआ, कितना ड्रॉप हुआ, IC इंटू RC। तो IC इंटू RC ये पहला वोल्टेज ड्रॉप हुआ। दूसरा वोल्टेज ड्रॉप ये कलेक्टर और एमीटर टर्मिनल्स के बीच में है, तो प्लस VCE, और कोई दूसरा अन्य तीसरा वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, तो इसलिए ये बराबर हो गया। तो VCC इक्वल टू IC RC प्लस VCE, यहां से IC की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो IC इक्वल टू VCC माइनस VCE अपान RC। तो VCC कितना है 10 वोल्ट और VCE 5 वोल्ट दिया है। RC की वैल्यू 1 किलो ओम है, तो इसको सब रख कर सॉल्व करेंगे तो IC इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर या 5 मिली एम्पियर आ जाएगी। और IC की वैल्यू निकल गई, चूंकि बीटा का मान दिया है तो बीटा इक्वल टू डेल्टा IC अपान डेल्टा IB होता है। तो IC की वैल्यू हमने यहां से निकाला है, तो यहां रखेंगे IB इक्वल टू IC अपान बीटा, यानी 5 मिली एम्पियर अपान 100। तो ये 5 इंटू 10⁻² मिली एम्पियर या 0.05 मिली एम्पियर आंसर आएगा। तो इस तरह से किसी भी सर्किट के एनालिसिस में हम देखते हैं, क्योंकि बीटा का मान यहां दिया गया है और VCE दिया गया है और रेजिस्टेंस दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, आउटपुट सर्किट में IC का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जो हमारा रिलेशन आएगा VCC इक्वल टू IC इंटू RC प्लस VCE, इसमें IC का मान बाकी सारी वैल्यूज रखकर निकाल सकते हैं। और क्योंकि बीटा इक्वल टू डेल्टा IC अपान डेल्टा IB, या हम इसको सीधे सीधे लिख लेंगे बीटा इक्वल टू IC अपान IB DC परिपथ के लिए। तो IB इक्वल टू IC अपान बीटा, तो IC की वैल्यू निकाली हुई हमने, बीटा की वैल्यू दी हुई है। तो इस तरह से बेस करंट IB निकल जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ट्रांजिस्टर के आधार में 20 माइक्रो एम्पियर विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो यानी 20
माइक्रो एम्पियर की करंट बेस करंट है, IB की वैल्यू 20 माइक्रो एम्पियर हो गई। यदि उत्सर्जक द्वारा उत्सर्जित कुल आवेश वाहकों का 98% संग्राहक में पहुंचते हैं, तो यानी जो हमारे एमीटर से चार्ज निकलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वो 2% बेस में क्षय होते हैं, बाकी सब 98% कलेक्टर में पहुंचते हैं। तो उत्सर्जक धारा की गणना कीजिए। तो इस तरह से उत्सर्जक धारा की गणना करनी है। IB दिया हुआ है 20 माइक्रो एम्पियर यानी 20 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। चूंकि 100% आवेश वाहक उत्सर्जक यानी एमीटर से भेजे जाते हैं, जिसमें से 98% यानी 98% कलेक्टर में पहुंचते हैं। तो इस तरह से जो करंट गेन होगा अल्फा यानी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन अल्फा 0.98 हो गया, क्योंकि 98/100 ये 0.98 हो गया। तो अल्फा इक्वल टू IC/IE, IC/IE से अल्फा IC इक्वल टू अल्फा IE, तो ये 0.98 इंटू IE हो गया। और हम इक्वेशन जानते हैं IE इक्वल टू IB प्लस IC, ये फार्मूले से हम IB की वैल्यू रखेंगे और IC की वैल्यू रख दिया हमने 0.98 IE, और हमें एमीटर करंट की वैल्यू चाहिए, तो हम IE के लिए इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक ही अननोन IE है, तो उसके लिए सॉल्व करेंगे। तो ये आएगा हमारा 1 मिली एम्पियर करंट आ गया हमारा। एक ट्रांजिस्टर में एमीटर करंट यानी उत्सर्जक धारा 10 मिली एम्पियर है। यदि 5% आवेश वाहक आधार में नष्ट होते हैं, तो जो हमारे एमीटर से चले हैं टोटल चार्जेस, वो उसका 5% बेस में नष्ट होते हैं, बाकी 95% कलेक्टर में पहुंचते हैं। तो इस तरह से हम कलेक्टर करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? एमीटर करंट दिया गया है, चूंकि 5% आवेश आधार में नष्ट होते हैं, तो इसलिए आधार धारा हमारी कितनी हो गई, इसका 5%, एमीटर करंट की 5% निकलेगी। तो I इक्वल टू 10 इंटू 10⁻³ 10 मिली एम्पियर हो गया, इंटू 5% निकालना है, 5/100 हो गया। तो इस तरह से 0.5 मिली एम्पियर हमारी बेस करंट हो गई। चाहे हम इसको सीधा निकाल सकते हैं। अब हम कलेक्टर करंट IC इक्वल टू IE माइनस IB, तो इस तरह से IC माइनस IB सीधे 9.5 मिली एम्पियर ये हमारा आ गया, क्योंकि IE की वैल्यू मालूम है और IB की वैल्यू यहाँ निकाली गई है। इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चाहे 5% अगर आधार में नष्ट हो रहे हैं, तो कितने बचे, 95%। 95% हमारे कहाँ गए, कलेक्टर में। तो जो कलेक्टर करंट आएगी वो IE का 95%, तो IE इंटू 95/100, तो इसको करेंगे तो ये इससे भी 9.5 मिली एम्पियर करंट आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड से लगा सकते हैं। क्योंकि 5% बेस में नष्ट हो रहे हैं चार्जेस, इसलिए 95% कलेक्टर में पहुंचेंगे यानी संग्राहक में। तो जो संग्राहक धारा है IC इक्वल टू IE इंटू 95%, तो एमीटर करंट का 95% हमारी कलेक्टर करंट होगी। तो एमीटर करंट की वैल्यू रखेंगे और इसका 95% निकालेंगे, तो ये 9.5 मिली एम्पियर करंट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शाए गए चित्र में सेल से ली गई धारा तथा डायोड D2 के विभवांतर की गणना कीजिए। तो हमारे पास एक सर्किट है जिसमें 2 वोल्ट की बैटरी है और ये 10 ओम रेजिस्टेंस से जुड़ी हुई है। इसमें दो डायोड हैं हमारे। पहला डायोड D1 बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, इसका P सिरा, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से N सिरा जुड़ा है, तो ये फॉरवर्ड बायस में हो गया। D1 इज इन फॉरवर्ड बायस, और D2 का N सिरा बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा है और P सिरा बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा है, तो इस कारण से D2 रिवर्स बायस में हो गया। और हम जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस वाला डायोड उसके थ्रू ही करंट बहेगी, रिवर्स बायस वाले के थ्रू नहीं बहेगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डायोड D2 के विभवांतर की गणना, चूंकि कोई धारा बह नहीं रही है इसलिए टोटल वोल्टेज हमारा क्या आएगा, 2 वोल्ट यहां पर आ गया। और चूंकि डायोड D1 हमारा फॉरवर्ड बायस में है, तो इस सेल से ली गई धारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यह सर्किट इनएक्टिव है, तो 2 वोल्ट यहां पर वोल्टेज आ जाएगा। चूंकि हम D1 से धारा बह रही है, तो इसमें हम धारा की वैल्यू निकालेंगे। I इक्वल टू यहां पर जो वोल्टेज आएगा 2 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस R की वैल्यू 10 है,
प्लस ये भी सीरीज में है तो 10M 10 यहां भी है, तो टोटल रेजिस्टेंस हम जोड़ेंगे तो डायोड के क्रॉस वोल्टेज हम 0 मान लेंगे फॉरवर्ड बायस में, तो जो पोटेंशियल आएगा वो इन दोनों रेजिस्टेंसेस के क्रॉस आएगा। तो E/R टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 10 + 10 20 ओम हो गया, और वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट, तो इसलिए हम करंट निकाल पाएंगे 0.1 एम्पियर। अगर डायोड के क्रॉस वोल्टेज दिया रहेगा तो उस वोल्टेज को भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि डायोड के क्रॉस यहाँ वोल्टेज नहीं दिया है, तो इसलिए हम इसको 0 मान के चलेंगे डायोड के क्रॉस फॉरवर्ड बायस में। रिवर्स बायस में फुल वोल्टेज आएगा, जैसे यहाँ पर आया 2 वोल्ट। जब डायोड में कोई करंट नहीं फ्लो होती है तो जो हमारा सेल के क्रॉस वोल्टेज होता है वही वोल्टेज डायोड के क्रॉस हो जाता है। डायोड एज ए ओपन सर्किट ट्रीट यहां हो रहा है रिवर्स बायस में। नेक्स्ट एग्जांपल, एनपीएन ट्रांजिस्टर में 10⁻⁻6 सेकंड में यानी 10⁻⁻6 सेकंड में 10⁻10 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक में प्रवेश करते हैं। तो बैटरी का टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है हमारा इनसाइड एनपीएन का एमीटर, और उसमें 1 माइक्रोसेकंड यानी 10⁻⁻6 सेकंड में 10⁻10 यानी 10⁻10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। तो इससे 10⁻10 इलेक्ट्रॉन उतने ही टाइम में बेस में प्रवेश करेंगे, और बेस में 2% इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं, यानी आधार में 2% इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो जा रहे हैं, बाकी सब इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में चले जा रहे हैं। तो हमें ज्ञात करना है एमीटर करंट और बेस करंट का मान। तो टाइम कितना है 10⁻⁻6, और जो चार्जेस नंबर ऑफ चार्जेस हमारे इलेक्ट्रॉन 10⁻10 है। तो हम क्या करेंगे, एमीटर करंट निकाल सकते हैं Q/T। Q को क्या हम लिखेंगे NE, Q = NE, तो हमारी एमीटर करंट हो गई NE/T। N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10⁻10, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19, और T टाइम है, तो टाइम कितना है 10⁻⁻6 सेकंड। तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारी जो एमीटर करंट आई वो 1.6 मिली एम्पियर की आ गई। और बेस करंट निकालनी है, चूंकि 2% चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन आधार में क्षय होते हैं, तो एमीटर करंट का 2% करंट हमारी बेस में बहेगी। तो इसका 2% निकाल लेंगे। 2% निकालने के लिए हम IE × 2%, IE की वैल्यू रखेंगे और 2/100 कर देंगे, तो ये 2% निकल के आ गया 0.32 मिली एम्पियर। तो ये हमारी करंट आ गई। और चूंकि इलेक्ट्रॉन 10⁻10 इलेक्ट्रॉन हमारे एमीटर में प्रवेश कर रहे हैं बैटरी से निकल के, तो जितने इलेक्ट्रॉन एमीटर में प्रवेश करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन तुरंत उतने समय में बेस में एमीटर से निकलकर बेस में जाएंगे, और बेस में चूंकि 2% इलेक्ट्रॉन ही क्षय हो रहे हैं आधार में, बाकी 98% इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में पहुंच जाएंगे। तो जो करंट की मात्रा है वो NE/T फार्मूले से हम निकाल पाएंगे एमीटर करंट, और इसी तरह से बेस करंट एमीटर करंट की 2% है, तो ये 2% करने पर निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर में धारा लाभ 100 है, तो ये जो 100 धारा लाभ है ये बीटा की वैल्यू दी गई है। कॉमन एमीटर करंट गेन, तो आधार धारा 100 माइक्रो एम्पियर परिवर्तन के लिए संग्राहक धारा में कितना परिवर्तन करना पड़ेगा। तो बीटा की वैल्यू हमें दी हुई है, डेल्टा IB दिया हुआ है, तो 100 माइक्रो एम्पियर का परिवर्तन हो रहा है, तो इससे हम डेल्टा IC की वैल्यू निकाल सकते हैं। डेल्टा IC बीटा = डेल्टा IC/डेल्टा IB, डेल्टा IC = बीटा × डेल्टा IB। तो इस तरह से IC की वैल्यू निकालेंगे, बीटा की वैल्यू रखेंगे और डेल्टा IB की वैल्यू रखेंगे। 100 × 100 माइक्रो एम्पियर यानी 100 × 10⁻⁻6, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 × 10⁻⁻2 एम्पियर। तो ये बेस हमारी जो कलेक्टर करंट है उसमें परिवर्तन है, जिससे बेस करंट का मान परिवर्तन 100 माइक्रो एम्पियर बेस करंट में परिवर्तन होगा, तो कलेक्टर करंट में 1 × 10⁻⁻2 एम्पियर का परिवर्तन या चेंज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, किसी कॉमन आधार यानी कॉमन बेस ट्रांजिस्टर परिपथ में एमीटर करंट 3 मिली एम्पियर और बेस करंट 140 माइक्रो एम्पियर है। तो IC तथा धारा प्रवर्धन गुणांक
अल्फा की गणना कीजिए। तो अल्फा की गणना करनी है और आईसी की। तो इसमें क्या क्या दिया है, एमीटर करंट 3 इंटू 10⁻³ एम्पियर हो गई हमारी, बेस करंट 140 माइक्रो एम्पियर, तो 140 इंटू 10⁻6 एम्पियर। तो हम जानते हैं आईसी निकाल सकते हैं, आईबी और आईई दिया है, तो आईई इक्वल टू आईबी प्लस आईसी, यानी आईसी इक्वल टू आईई माइनस आईबी। तो हम इन दोनों की वैल्यूज रख के निकाल सकते हैं। आईसी की वैल्यू आ गई 2.86 इंटू 10⁻³ एम्पियर या 2.86 मिली एम्पियर। तो हम अल्फा की वैल्यू ज्ञात करेंगे, अल्फा इक्वल टू आईसी अपान आईई, ये फार्मूले से हम निकालेंगे। अल्फा इक्वल टू आईसी की वैल्यू रखेंगे 2.86 इंटू 10⁻³ और एमीटर करंट 3 इंटू 10⁻³ एम्पियर। इसको रख के सॉल्व करेंगे तो ये अल्फा की वैल्यू 0.95 आ गया। अल्फा मात्रक विहीन है, ये याद रखेंगे, अल्फा बीटा गामा तीनों मात्रक विहीन, क्योंकि आईसी अपान आईई, करंट अपान करंट, ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा गिवन है, बीटा का मान 50 है, धारा लाभ 50 के लिए बीटा 50 है। संग्राहक धारा का मान ज्ञात कीजिए यदि उत्सर्जक धारा 50 मिली एम्पियर है। तो करंट गेन इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन बीटा इक्वल टू 50 और एमीटर करंट इज 50 मिली एम्पियर। तो हमें आईसी की गणना करनी है, कलेक्टर करंट की। तो हम पहले बीटा से अल्फा निकालेंगे और फार्मूला अल्फा इक्वल टू आईसी अपान आईई, इस फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे। तो हम बीटा अल्फा के बीच में रिलेशन मालूम है, बीटा इक्वल टू अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा। तो इससे हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी 50 अपान 51। फिर हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू 0.98 आ गई और फिर हम कैलकुलेट करेंगे अल्फा इक्वल टू आईसी अपान आईई फार्मूले से, आईसी इक्वल टू अल्फा आईई, और अल्फा की वैल्यू 0.98 कैलकुलेटेड है यहाँ, और आईई 50 मिली एम्पियर यानी 50 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो ये रख देंगे वैल्यूज, और ये 49 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ये हमारी कलेक्टर करंट आईसी की वैल्यू फाइंड हो गई। तो इसमें हमने पहले बीटा से अल्फा से बीटा का मान ज्ञात किया, बीटा दिया हुआ है चूंकि, तो अल्फा का मान ज्ञात करेंगे। बीटा और अल्फा में रिलेशन, बीटा इक्वल टू अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा, इस फार्मूले से हम अल्फा की वैल्यू ज्ञात करेंगे। और अल्फा यानी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हम करंट गेन जानते हैं आईसी अपान आईई, ये वैल्यू होती है। तो इससे हम, चूंकि एमीटर करंट दी हुई है, तो इससे हम आईसी की वैल्यू निकाल सकते हैं अल्फा की वैल्यू पुट करके यहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक में भेद कीजिए। तो ये यहां न्यूमेरिकल कराया जाएगा केवल। दर्शाए गए परिपथ में 6 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। मान लीजिए डायोड का अग्र प्रतिरोध 4 ओम का है और पश्च प्रतिरोध यानी रिवर्स बायस में जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। तो यहां पर एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें रिवर्स बायस में डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट माना गया है और फॉरवर्ड बायस में 4 ओम का रेजिस्टेंस माना गया है। तो हम देखते हैं इस सर्किट में कौन फॉरवर्ड बायस में है। तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव। तो D2 का जो पॉजिटिव है वो एन साइड से जुड़ा है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एन साइड से जुड़ा है D2 के, और नेगेटिव टर्मिनल P साइड से। तो इसका मतलब ये रिवर्स बायस में है और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया। तो इस सर्किट को हमें छोड़ देना है। इस सर्किट में आते हैं, यहां पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल D2 के P सिरे से और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के N सिरे यानी डायोड के N सिरे से जुड़ा है। तो इस तरह से ये फॉरवर्ड बायस में है। फॉरवर्ड बायस में जुड़े होने के कारण ये सर्किट इफेक्टिव हो गया और 4 ओम का यहां पर रेजिस्टेंस हम इंक्लूड करेंगे। 2 ओम प्लस 4 ओम और प्लस 6, ये टोटल सर्किट में रेजिस्टेंस हो गया। और करंट की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं हम। तो ये वोल्टेज हो गया 2 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस 2, 4, 6। तो यहां पर लिख देंगे 2 प्लस 6 प्लस 4 यानी 12 हो गया। 2/12 यानी जो करंट आई हमारी डायोड के थ्रू उसकी वैल्यू 1/6 एम्पियर। तो अब क्या ज्ञात करना है हमें,
6 ओम का जो रेजिस्टेंस है हमारा लगा हुआ है यहाँ पर, इसका विभवांतर यानी वोल्टेज, आई की वैल्यू मालूम है और रेजिस्टेंस भी मालूम है, तो इसलिए हम वोल्टेज आसानी से निकाल सकते हैं आई इंटू 6। तो आई इंटू 6 तो हम मल्टीप्लाई करेंगे आई 1/6 इंटू जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम का है, तो ये 1 वोल्ट का हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया आंसर। तो 6 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो 1 वोल्ट होगा, और चूंकि करंट की वैल्यू हमने निकाल ली है तो करंट इंटू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करके वोल्टेज निकाल लिया है हमने 1 वोल्ट। तो अब हम क्वेश्चन इंग्लिश में सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं इंग्लिश में। कॉमन बेस पीएनपी ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, emitter current IE is 2 milliampere and current gain 0.95. This is common base configuration current gain. This is alpha. Calculate base current and collector current. Thus we calculate to base and collector current. क्या क्या दिया है यहाँ? emitter current 2 milliampere, alpha is 0.95. Then using alpha is equal to IC upon IE, we can calculate value of IC. तो IC की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अल्फा इज इक्वल टू IC अपॉन IE फार्मूले का यूज करेंगे। अल्फा और IE दोनों दिए हुए हैं, एमीटर करंट 2 मिली एम्पियर एंड अल्फा इज 0.95। तो यहाँ पर अल्फा और IE दोनों की वैल्यू रख देने पर 1.9 मिली एम्पियर, IC यानी कलेक्टर करंट की वैल्यू 1.9 मिली एम्पियर। अब IC और IB दोनों की वैल्यू मालूम हो गई, IC और IE, तो इसलिए बेस करंट की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। IE इक्वल टू IB प्लस IC, तो IB इक्वल टू IE माइनस IC, तो 2 माइनस 1.9, तो इस तरह से 0.1 मिली एम्पियर आंसर होगा। यहां पर एम्पियर लिखा हुआ है, तो ये मिली एम्पियर में आंसर आएगा। चूंकि दोनों मिली एम्पियर में थे तो मिली एम्पियर इंक्लूड नहीं किया इन्होंने, तो मिली एम्पियर में आंसर आ गया। 0.1 मिली एम्पियर बेस करंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट गेन अल्फा ऑफ ट्रांजिस्टर इज 0.95 ऑफ 10 इज बीटा गेन। तो इस तरह से बीटा और अल्फा में हमें रिलेशन मालूम है, बीटा इक्वल टू अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा। तो इस रिलेशन का उपयोग करके हम अल्फा की वैल्यू रखकर बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू 0.95 रखेंगे, 0.95 अपान 1 माइनस 0.95 इक्वल टू 19, तो ये बीटा की वैल्यू 19 मिल गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। करंट गेन बीटा विच इज गेन इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में बीटा की वैल्यू 50 है। इफ एमीटर करंट इज इन ट्रांजिस्टर इज 5 मिली एम्पियर, एमीटर करंट इज 5 मिली एम्पियर, कैलकुलेट कलेक्टर करंट IC। तो IC की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ बीटा इक्वल टू 50 और IE मालूम है, तो इसलिए हमें IC की वैल्यू ज्ञात करने के लिए अल्फा की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। तो अल्फा की वैल्यू बीटा इक्वल टू अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा, इस फार्मूले से अल्फा की वैल्यू ज्ञात करेंगे और ये आएगी 0.98। और फिर अल्फा की वैल्यू हम इसमें रखेंगे करंट गेन के इक्वेशन में, IC अपान IE। अल्फा इक्वल टू IC अपान IE, IC इक्वल टू अल्फा टाइम्स IE, और अल्फा का मान 0.98, IE का मान 5 मिली एम्पियर। इस तरह से 4.9 मिली एम्पियर हमारी कलेक्टर करंट की वैल्यू ज्ञात हो गई। अगर इसी क्वेश्चन में गामा की वैल्यू ज्ञात करना हो तो गामा की वैल्यू हम जानते हैं, गामा इक्वल टू बीटा प्लस 1। तो ये बीटा कितना है, 50 प्लस 1 51, ये गामा की वैल्यू हो गई। गामा क्या है, करंट गेन इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, यानी कॉमन कलेक्टर CC कॉन्फ़िगरेशन में धारा लाभ करंट गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 9। यहां पर बेस करंट इन कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर इज 80 माइक्रो एम्पियर। तो बेस करंट हम CE कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में बेस करंट 80 माइक्रो एम्पियर है। इफ कलेक्टर करंट इन ट्रांजिस्टर इज 4 मिली एम्पियर डिटरमिन। तो बेस करंट और कलेक्टर करंट दोनों दी गई हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में।
करंट गेन बीटा निकालना है और एमीटर करंट तथा करंट गेन अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो आईसी और आईबी दोनों दी हैं, तो इनका रेशियो हमारा क्या होता है बीटा। तो ये बीटा इक्वल टू आईसी अपान आईबी 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर अपान 80 इंटू 10⁻�6। तो इससे बीटा की वैल्यू 50 आ गई और हमें बेस करंट की वैल्यू ज्ञात एमीटर करंट की वैल्यू ज्ञात करनी है आई इक्वल टू आईसी प्लस आईबी। तो आईसी की वैल्यू 4 इंटू 10⁻³ प्लस आईबी 80 इंटू 10⁻�6। इससे ये आ गया 4.08 मिली एम्पियर हमारी एमीटर करंट आ गई। और अल्फा की वैल्यू ज्ञात करनी है यूजिंग बीटा इक्वल टू अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा। तो बीटा हमारा 50 कैलकुलेटेड है यहाँ, तो बीटा की वैल्यू 50 रखेंगे तो अल्फा की वैल्यू 0.98 आंसर आ गया। तो इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं अल्फा अननोन है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके फिर अल्फा का एक साइड में ले जाके कैलकुलेशन करेंगे तो 0.98 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल, बेस करंट एंड एमीटर करंट। तो आधार धारा और उत्सर्जक धारा ऑफ ए कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन सीबी यूज किया गया है। बेस करंट और एमीटर करंट ये 40 माइक्रो एम्पियर बेस करंट, 80 मिली एम्पियर एमीटर करंट। फाइंड एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा एंड कलेक्टर करंट। तो हमें अल्फा और कलेक्टर करंट आईसी दोनों की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या क्या दिया है आईबी और आईई, तो इससे हम आईसी की वैल्यू डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं आई यूजिंग आईई इक्वल टू आईबी प्लस आईसी। यहां से हम आईसी की वैल्यू ज्ञात करेंगे आईसी इक्वल टू आईई माइनस आईबी। तो 8 इंटू 10⁻³ माइनस आईबी 40 इंटू 10⁻�6। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7.96 इंटू 10⁻³ या 7.96 मिली एम्पियर कलेक्टर करंट की वैल्यू आ गई। इससे हम अल्फा की वैल्यू ज्ञात करेंगे अल्फा इक्वल टू आईसी अपान आईई। आईसी हमने यहाँ कैलकुलेट कर रखा है और आईई का मान दिया हुआ है 80 मिली एम्पियर। तो आईसी 7.96 इंटू 10⁻³ एम्पियर, आईई 80 एक्चुअल में ये 80 गलत क्वेश्चन दिया हुआ है। सोल्यूशन इन्होंने 8 मिली एम्पियर से किया है, तो इसलिए हम 8 मिली एम्पियर से ही इसको सॉल्व करेंगे। तो हम 80 के बजाय 8 इंटू 10⁻³ एम्पियर ही रखेंगे। तो इससे अल्फा की वैल्यू 0.995 यह आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉमन एमीटर CE configuration NPN transistor is shown in circuit. Current amplification factor beta is given here 50. VC is 5 volt. Find resistance of collector. Find resistance of collector RC. Taking VB is negligible for germanium transistor. यानी बेस एमीटर वोल्टेज नेग्लिजिबल लेंगे और ये जर्मेनियम का ट्रांजिस्टर है। तो इस तरह से VCE दिया है 5 वोल्ट और VCC 10 वोल्ट है और RC की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम इस कलेक्टर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें IC की वैल्यू ज्ञात होनी चाहिए। तो इसके लिए हम बीटा हमें मालूम है ट्रांजिस्टर का, VCE मालूम है, VBE मालूम है, 0 है। तो इस तरह से पहले इनपुट सर्किट के लिए सॉल्व करेंगे। 5 वोल्ट ये हमारा VBE इक्वल टू IB इंटू RB। तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये पहला ड्रॉप यहां मिला IB इंटू RB प्लस VBE। तो यही दो ड्रॉप हैं। तो इस इक्वेशन से VBB इक्वल टू IB इंटू RB प्लस VBE ये 0 है, तो इसलिए IB की गणना हम सीधे कर सकते हैं VBB अपान RB। तो यहां RB है तो RB का मान रखेंगे। VBB हमारा 5 वोल्ट है और RB की वैल्यू बेस रेजिस्टेंस 10 किलो ओम है, तो 10 इंटू 10⁻³ तो इसको कैलकुलेट करेंगे 0.05 मिली एम्पियर ये बेस करंट आ गई। और बीटा हमारा दिया हुआ है इसलिए हम कलेक्टर करंट की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। बीटा इक्वल टू IC अपान IB।
तो IC इक्वल टू बीटा इंटू IB, बीटा 50, IB 0.05 मिली एम्पियर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 मिली एम्पियर IC का आंसर है। तो इस तरह से 50 इंटू 0.05 मिली एम्पियर या 0.05 इंटू 10⁻³ जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मिली एम्पियर कलेक्टर करंट IC आंसर आ गया। फिर इसके बाद हमें निकालना क्या है, RC यानी कि इस कलेक्टर रेजिस्टेंस को निकालना है। इसके लिए हम आउटपुट सर्किट में सॉल्व करेंगे। आउटपुट सर्किट में जो VCC है वो ड्रॉप IC इंटू RC यहां ड्रॉप हो रहा है और VCE 5 वोल्ट का यहां ड्रॉप हो रहा है, तो इसलिए VCC इक्वल टू IC RC प्लस VCE। तो इस तरह से RC की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। RC इक्वल टू VCC माइनस VCE अपान RC, RC इक्वल टू IC। तो इस तरह से ये हम VCC की वैल्यू 10, VCE इक्वल टू 5 और IC की वैल्यू यहां पर कैलकुलेटेड है। क्या ये करेक्ट आंसर नहीं था? ये कैलकुलेशन में मिस्टेक थी। तो यहां पर 0.05 मिली एम्पियर बेस करंट हमारी नहीं, 0.5 मिली एम्पियर बेस करंट आएगी। तो ये 0.5 मिली एम्पियर हो गया। जब इसको यहां कलेक्टर करंट के फार्मूले में रखेंगे हम, तो यहां पर 25 मिली एम्पियर हमारी जो कलेक्टर करंट है वो आंसर आएगा। तो 25 इंटू 10⁻³ यहां रखेंगे तो इससे हमारा 200 ओम ये रेजिस्टेंस निकल के आ गया। तो वैल्यूज निकालने में गलतियां हुई हैं, बाकी फार्मूले सही लगे हुए हैं। तो इनपुट सर्किट में हम पहले बेस करंट निकालेंगे। VBE 0 दिया हुआ है, तो IB इक्वल टू VBB अपान RB। इससे हम RB और VB दोनों की वैल्यू रखकर निकाल सकते हैं बेस करंट। और फिर बीटा का फार्मूला क्या होता है, IC अपान IB। यहां से IC की वैल्यू निकाल लेंगे, बीटा को IB में मल्टीप्लाई करके 25 मिली एम्पियर IC की वैल्यू। और किरचॉफ करंट ला हम आउटपुट सर्किट में लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज ला। तो इससे हमें VCC इक्वल टू IC RC प्लस VCE ये मिलेगा। और यहां से हम RC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। RC के लिए सॉल्व करेंगे तो ये 200 ओम RC की वैल्यू आ गई। इसको कहते हैं कलेक्टर रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन बेस NPN ट्रांजिस्टर ऑफ जर्मेनियम इज शोन इन फिगर हियर। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन NPN ट्रांजिस्टर इज गिवन हियर। इस तरह से करंट गेन अल्फा इज 0.98, VCB इज 10 वोल्ट, डिटरमिन IE एंड लोड रेजिस्टेंस RL, डिटरमिन एमीटर करंट एंड। इस तरह से ये रेजिस्टेंस हमारा कलेक्टर रेजिस्टेंस जो कि RL लिखा है, तो RL की वैल्यू ज्ञात करनी है और साथ ही साथ एमीटर करंट की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम पहले इनपुट सर्किट से चलेंगे। इनपुट सर्किट में क्या है, VEE ये ड्रॉप कहां हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप। तो पहला ड्रॉप यहां हो गया IE इंटू RE, तो IE इंटू RE प्लस दूसरा ड्रॉप बेस एमीटर जंक्शन पर है तो VBE हो गया। अब हम यहां पर देखेंगे, चूंकि VBE के बारे में दिया नहीं है, इन्होंने बस इतना ही दिया है जर्मेनियम का ट्रांजिस्टर है, इसलिए हम इसको VBE को 0.3 वोल्ट मान के सॉल्व कर लेंगे। तो ये लगभग एमीटर करंट हमारी 1 मिली एम्पियर की आ जाएगी यहां से, इस इक्वेशन से। चूंकि VBE की वैल्यू उन्होंने 0 रख दी है, हम अगर 0.3 वोल्ट रखेंगे तो इसकी कुछ कम वैल्यू आएगी एमीटर करंट की, क्योंकि माइनस 0.3 वोल्ट यहां से जाएगा तो एमीटर करंट थोड़ी सी कम हो जाएगी, 1 मिली एम्पियर से जरा सी कम होगी। सिंस अल्फा इक्वल टू IC अपान IE, तो हम अल्फा के फार्मूले में IE करंट हमें मालूम है तो IC की वैल्यू निकाल सकते हैं। IC इक्वल टू अल्फा IE 0.98 इंटू IE, तो ये 1 मिली एम्पियर रखना है यहाँ, तो ये 1 मिली एम्पियर रखेंगे तो 0.98 मिली एम्पियर हमारी IC करंट यानी कलेक्टर करंट आ गई। और फिर आउटपुट सर्किट में हमें चूंकि RL की वैल्यू ज्ञात करनी है, कलेक्टर रेजिस्टेंस, तो इसलिए हम आउटपुट सर्किट में देखेंगे VCC ये जो वोल्टेज ड्रॉप है IC इंटू RC प्लस VBC, तो ये ड्रॉप दोनों बराबर हो जाएंगे। VCC इक्वल टू IC इंटू RL
प्लस VCB, और फिर इसमें एक ही चीज अननोन है RL, इसके लिए हम सॉल्व करेंगे VCC माइनस VCB अपान IC। तो 20 माइनस 10 अपान IC की वैल्यू 0.98 इंटू 10⁻³ जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 10 किलो ओम इसकी वैल्यू आ गई, RC की वैल्यू। नेक्स्ट एग्जांपल, इन ट्रांजिस्टर सर्किट, ये ट्रांजिस्टर का सर्किट शो किया गया है जिसमें करंट गेन बीटा इक्वल टू 100 एंड VCE इक्वल टू 5 वोल्ट, दिस वोल्टेज इज 5 वोल्ट। कैलकुलेट बेस करंट थ्रू बेस रजिस्टर RB। तो ये बेस रजिस्टर के थ्रू हमें बेस करंट कैलकुलेट करनी है। तो इसमें क्या दिया है, VCC और RC दिया हुआ है और VCE 5 वोल्ट दिया हुआ है। तो इससे हम IC पहले कैलकुलेट कर लेंगे। तो VCC इक्वल टू IC RC प्लस VCE, तो IC की वैल्यू VCC माइनस VCE अपान RC। तो आउटपुट सर्किट में हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे और ये इक्वेशन मिल जाएगा। और इस इक्वेशन में हम VCC 10 वोल्ट, VCE 5 वोल्ट और RC 1 किलो ओम यानी 10⁻³ तो इसको रखेंगे तो ये 5 मिली एम्पियर हमारी कलेक्टर करंट आ गई। कलेक्टर करंट आ गई, इससे करंट गेन बीटा हमें 100 मालूम है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं बीटा इक्वल टू IC अपान IB। तो IB इक्वल टू IC अपान बीटा यानी 5 अपान 100। तो इस तरह से 0.05 मिली एम्पियर बेस करंट मालूम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस करंट ऑफ 20 माइक्रो एम्पियर फ्लोज इन ट्रांजिस्टर। किसी ट्रांजिस्टर में बेस करंट 20 माइक्रो एम्पियर की है IB। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर emitted by emitter but only 98% carriers reach to collector। तो इस तरह से जो भी एमीटर द्वारा उत्सर्जित आवेश हैं उसका 2% आवेश बेस में कंज्यूम होते हैं, बेस में उनका क्षय होता है, बाकी 98% चार्ज कलेक्टर पहुंचते हैं, वहां उनका क्षय होता है। तो इस तरह से जो हमारी बेस करंट है वो एमीटर करंट की 2% है और कलेक्टर करंट एमीटर करंट की 98% है। तो इस तरह से क्या ज्ञात करना है, एमीटर करंट। तो 2% चार्जेस के कारण करंट हमारी बह रही है 20 माइक्रो एम्पियर। तो इस तरह से 100% चार्जेस के कारण जो करंट बहेगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो IC इक्वल टू अल्फा IE और ये हमारा कितना आ गया 0.98 IE। ये IC की वैल्यू निकाल लेंगे। 98% चार्ज कलेक्टर करंट को फ्लो करवाते हैं तो इसलिए कलेक्टर करंट क्या हो गई 0.98 इंटू IE, यानी अल्फा की वैल्यू हम 0.98 लिख सकते हैं। इस वैल्यू को हम अपने इक्वेशन में रखेंगे IE इक्वल टू IB प्लस IC और यहां पर रखा हमने IB की वैल्यू 20 माइक्रो एम्पियर रखा और IC की वैल्यू अल्फा IE 0.98 IE। यहां पर इस इक्वेशन में अब IE ही अननोन है तो IE की वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे। IE को इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में तो और फिर जो हमारा ये कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे तो 20 इंटू 10⁻⁶ अपान 0.02 और इससे 1 मिली एम्पियर एमीटर करंट की गणना हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्रांजिस्टर सर्किट एमीटर करंट इज 10 मिली एम्पियर। तो एमीटर करंट हमारी 10 मिली एम्पियर है। एज्यूमिंग 5% चार्ज कैरियर लॉस्ट इन बेस। तो बेस में 5% चार्ज लॉस हो जाते हैं, रिकम्बाइन कर जाते हैं। तो कलेक्टर करंट कितनी होगी ये गणना करनी है IC की। तो 95% चार्ज हमारे कलेक्टर में पहुंचेंगे। तो कलेक्टर में 95% तो यानी कलेक्टर करंट एमीटर करंट की 95% होगी तो 95% होगी, सीधे सीधे निकाल पाएंगे। तो एमीटर करंट इंटू 95%। तो इस तरह से IC इक्वल टू IE इंटू 95%। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 इंटू 95 अपान 100 तो 95% इस तरह से निकाला जाएगा। और ये मिली एम्पियर, चूंकि हम यहां से मिली एम्पियर बाहर निकाल लिए हैं तो इसलिए जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 9.5 मिली एम्पियर आंसर आ गया। नेक्स्ट सर्किट, इन द सर्किट शोन इन फिगर, इस सर्किट की बात हो रही है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस। ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। एज्यूमिंग फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस
ऑफ डायोड इज 4 ओम, रिवर्स बायस ऑफ डायोड इज इनफाइनाइट। तो पहले हम बायसिंग फाइंड करेंगे, क्योंकि यहां पर प्लस माइनस ये हो गए बैटरी के, ये डायोड का एन सिरा प्लस से और पी सिरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये रिवर्स बायस में हो गया। रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, ये सर्किट इनएक्टिव हो गया। दूसरे सर्किट की बात करें तो यहां पर डायोड का पी सिरा पॉजिटिव टर्मिनल से और डायोड का नेगेटिव सिरा एन टर्मिनल से जुड़ा है, यानी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से डायोड का एन सिरा जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये डायोड हमारा क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस में, और इसका रेजिस्टेंस 4 ओम हो गया। तो क्या करेंगे हम, इसमें ज्ञात करनी है, पहले करंट की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ये सर्किट हमारा इनएक्टिव है, ये बीच वाला। तो एक्टिव सर्किट में क्या है, 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ है, 4 ओम का यहाँ है, डायोड का 4 ओम का रेजिस्टेंस हो गया फॉरवर्ड बायस में, और 6 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ है। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 + 4 + 6 12 ओम। तो इस तरह से टोटल रेजिस्टेंस 12 ओम हो गया हमारा। और करंट की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, E/R 2 वोल्ट अपान 12, तो 1/6 वोल्ट हो गया। और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, तो 6 ओम प्रतिरोध के अक्रॉस पोटेंशियल करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट 1/6 एम्पियर, रेजिस्टेंस 6 ओम, तो ये 1 वोल्ट पोटेंशियल 6 वोल्ट के क्रॉस आ गया, 6 ओम के क्रॉस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस शोन इन फिगर। तो जो भी रेजिस्टेंस फिगर में दिखाया गया उसके क्रॉस करंट की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये हमारी बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, निगेटिव टर्मिनल ये है। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा डायोड D1 का पी सिरा जुड़ा हुआ है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से डायोड D1 का एन सिरा जुड़ा हुआ है। तो ये फॉरवर्ड बायस में है, तो डायोड D1 हमारा फॉरवर्ड बायस में हो गया। D2 की बात करें, D2 का एन टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा है और पी टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा है, तो ये रिवर्स बायस में, नो करंट। तो इसलिए जो हमारा रेजिस्टेंस 3 ओम है इसके क्रॉस नो करंट फ्लो करेगी और करंट केवल इसी सर्किट में फ्लो करेगी। तो D1 के थ्रू करंट फ्लो करेगी, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में डायोड का रेजिस्टेंस नहीं दिया है, इसलिए हम 0 मान के चलेंगे। तो जो करंट की वैल्यू आएगी वो इस सर्किट में इस 2 ओम के और 4 ओम दोनों का सम करेंगे, श्रेणी क्रम में है। 2 + 4 6 ओम आ गया, और कितना वोल्टेज है, 4 वोल्ट। तो 4/6 यानी 2/3 एम्पियर की करंट आ गई। और हमें क्या ज्ञात करना है, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। तो तीनों रेजिस्टेंस के थ्रू करंट ज्ञात हो गई। 2 ओम के थ्रू 2/3 एम्पियर, 4 ओम के थ्रू यही 2/3 एम्पियर, 3 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस जो करंट है वो 0 हो गई। तो यही ज्ञात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सर्किट दिखाया गया है, नेक्स्ट सर्किट, इसमें करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल, यानी बैटरी से कितनी करंट फ्लो होगी, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस D2। तो जो डायोड है इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा। 2 वोल्ट की बैटरी है, इससे 10 ओम के प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और डायोड D1 और D2 जुड़े हुए हैं। तो 2 वोल्ट की बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से डायोड D1 का, पहले D1 यहां कंसीडर करें, D1 का पॉजिटिव टर्मिनल यानी एन पी सिरा जुड़ा हुआ है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एन सिरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये D1 हमारा फॉरवर्ड बायस में हो गया, और D2 का जो एन सिरा है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पी सिरा जुड़ा हुआ है। तो इस कारण से P और N अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो ये हमारा रिवर्स बायस में हो गया, क्योंकि N साइड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और P साइड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से रिवर्स बायस। तो डायोड D2 हमारा रिवर्स बायस में, नो करंट, तो इसलिए इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 2 वोल्ट होगा। तो डायोड D2 रिवर्स बायस में होने के कारण कोई करंट नहीं फ्लो करेगी और इसके क्रॉस वोल्टेज 2 वोल्ट होगा। और क्या ज्ञात करना है, करंट फ्रॉम सेल से ली गई धारा। तो ये सर्किट हमारा इनएक्टिव हो गया, केवल यही ऊपर वाला सर्किट बचेगा। तो इस सर्किट से फ्लो होने वाली धारा, तो इसमें जो रेजिस्टेंस हमारा 10 ओम यहाँ है, 10 ओम यहाँ है, दोनों का सम हो गया। तो
आई इक्वल टू ई अपान आर। तो ई 2 वोल्ट है और आर कितना है 20 ओम, 10 प्लस 10 2 अपान 20 यानी 0.1 एम्पियर की करंट हमारी इस सर्किट में फ्लो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये क्या है? आइडेंटिफाई फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस डायोड एमंग द फॉलोइंग। तो जो भी डायोड दिए गए हैं कनेक्शन के साथ, इसमें फाइंड करना है कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में है, कौन सा रिवर्स बायस में है। तो इसकी गणना करते हैं हम। पहला डायोड अर्थड है यानी 0 वोल्ट। तो इसका पी टर्मिनल 0 वोल्ट पर है और एन टर्मिनल 5 वोल्ट पर है। तो एन टर्मिनल हायर पोटेंशियल पर है और पी टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पर है। तो ये रिवर्स बायस में हो गया, क्योंकि पी टाइप पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन पी टाइप 0 हो गया और एन टाइप पॉजिटिव हो गया, इसलिए ये रिवर्स बायस में हो गया। दूसरा डायोड, इस डायोड का एन सिरा प्लस 5 वोल्ट पर है, दूसरा पी सिरा प्लस 10 वोल्ट पर। जो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का आ गया। तो डायोड का पी सिरा पॉजिटिव हो गया और एन सिरा हमारा नेगेटिव समझा जाएगा, तो इसलिए ये फॉरवर्ड बायस में है। और फिर तीसरे डायोड में हम देखते हैं, यहां पर एन सिरा 0 वोल्ट पर है और पी सिरा यानी पी टाइप जो है वो -10 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। तो 0 और -10 पोटेंशियल डिफरेंस हमारा नेगेटिव हो गया, इसलिए ये रिवर्स बायस में हो गया। नेक्स्ट, हमारा डायोड का पी सिरा 0 वोल्ट से जुड़ा हुआ है और एन सिरा जो है वो -10 वोल्ट। तो एन सिरा निगेटिव है और पी सिरा उसके निगेटिव की अपेक्षा पॉजिटिव है यानी 0 वोल्ट पर है। तो इसलिए हम कंक्लूड करते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, ये निगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा। तो इस कारण से ये फॉरवर्ड बायस में है। तो इस तरह से डायोड की बायसिंग हम निर्धारित करते हैं। रिलेटिव पोटेंशियल निकालते हैं, कौन सा पॉजिटिव है अपेक्षाकृत और कौन सा टर्मिनल निगेटिव है अपेक्षाकृत। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी बायसिंग क्या है। अब आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस हमारे जो लेक्चर है। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्किट में शो किया गया है। अल्फा इज यानी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट गेन होता है वो 0.98 है और VCE कलेक्टर और एमीटर टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट का है। डिटरमिन बेस करंट, बेस करंट IB की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू दी गई है। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट सर्किट से पहले IC का मान ज्ञात करेंगे। VCC इक्वल टू ICRC प्लस VCE। इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे IC इक्वल टू VCC माइनस VCE अपान RC। ये फार्मूला कहाँ से आया? VCC जो वोल्टेज ड्रॉप है, ये देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप है। ये ड्रॉप कहाँ से हुआ? IC इंटू RC प्लस VCE। यही दो ड्रॉप हैं, तो इनको हम सम कर देंगे तो VCC के बराबर हो जाएगा, इसलिए हम IC की वैल्यू निकाल लेंगे। VCC 15 वोल्ट है और VCE 5 वोल्ट है और RC 2 किलो ओम है। तो यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे और IC की वैल्यू 5 मिली एम्पियर आ गई। और चूंकि अल्फा दिया है 0.98, हमें बीटा की वैल्यू चाहिए। बीटा की वैल्यू अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा, इस फार्मूले से निकालेंगे। 0.98 अपान 1 माइनस 0.98 49 आंसर आ गया। बीटा इक्वल टू 49, बीटा इक्वल टू IC अपान IB। तो IC और बीटा मालूम है दोनों। IB करंट बेस करंट मिल जाएगी। IB इक्वल टू IC 5 मिली एम्पियर, बीटा 49। तो ये 0.1 मिली एम्पियर की करंट हमारी बेस करंट मिल गई, जो कि इसमें बेस टर्मिनल में या बेस रेजिस्टेंस के थ्रू बह रही है, RB के थ्रू।